वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, नए इंतखाबात कराए जाएं, 18वीं तरमीम पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अगले साल जनवरी में फैसला कुन लॉन्ग मार्च के दावे। नवाज शरीफ का धुआंधार खिताब। रियासत में रियासत और रियासत के ऊपर रियासत की बातें और सबसे बढ़कर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कयाम। अपोजिशन की कल APC की हाईलाइट्स यही हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर ये APC इंतहाई कामयाब और अपोजिशन कुछ कर जाने के मूड में दिखाई दी, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है, क्या वाकई ऐसा है भी? हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन की ये सारी दौड़ भाग अपने खिलाफ नैब केसेस को लेकर है और अपोजिशन सिर्फ NRO चाहती है। अलबत्ता यह भी देखना जरूरी है कि किसी जमात को हुकूमत से अलल ऐलान क्या मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो 18वीं तरमीम के खात्मे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसका जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में भी किया और यही जिक्र हमें APC के एलामिये में भी दिखाई दिया है। नून लीग की जानिब से देखें तो उनकी सफ़ों में इत्तेहाद की कमी दिखाई गई। मियाँ नवाज शरीफ जिस लाइन पर मुखातिब हुए, मियाँ शहबाज शरीफ का अंदाज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। मौलाना फजल रहमान के लिए हुकूमत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। वो पहले ही इस मकसद के हुसूल के लिए एक मार्च कर चुके हैं और अब अपोजिशन की इस्तीफों की शर्त पर आगे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल इस मुतालिबे पर अपोजिशन अभी एक पेज पर दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि APC कितनी सूदबंद साबित होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि वो अपोजिशन जो सेनेट में इतनी मजबूत थी कि चेयरमैन सेनेट को बआसानी हटा सकती थी, वहां वो अपोजिशन खुफिया वोट में नजर नहीं आई। फिर उसके बाद बजट भी पास करवा लिया गया हुकूमत की जानिब से। और क्या अब अपोजिशन ऐवान के अंदर इतनी मजबूत हो पाए कि वो स्पीकर या फिर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके? वरना इस APC का क्या मकसद हो सकता है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें स्टूडियो कराची में ज्वाइन किया है एंकर पर्सन अरबाब जहांगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी APC कल तमाम अपोजिशन के जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल थे, बड़ी धुआंधार तकारीर हो गई, अगला लाया अमल का प्लान भी कर लिया गया। लेकिन सर, हुकूमत का खात्मा इस अपोजिशन का APC का बुनियादी तौर पर यह मकसद है कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, इससे हटाया जाए। वो मैकेनिज्म क्या है कि जिसके तहत इसको हटाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपका इंट्रो भी सुना और आप जिस अंदाज में सारी बातें तस्लीम करते हुए और फिर आपका ये जुमला कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, पता नहीं वो पेज कैसा है जिस पेज की आप तलाश में हैं और कौन से पेज पे सबको इस तरह से होना चाहिए। देखें, तमाम सियासी जमातें अपना अपना सियासी नुक्ता नज़र, अपना इंतखाबी एक पेज से मतलब ये है कि फिर आप रिजाइन कर दें, इस्तीफे दे दें। बेहतरीन तो कल तजवीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी। देखें, ये आपकी सोच। देखिए, आप तज्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, आप इस मुल्क के शहरी हैं। आपकी हर राय, आपका हर फिक्रा हमारे लिए जो है वो बड़ा काबिल एहतराम है। हम उसे सुनेंगे भी, उसके ऊपर गौर भी करेंगे। लेकिन इस बात का हक मुझे दे दीजिए बतौर सियासी कारकुन और बतौर सियासी जमात और फिर पूरी अपोजिशन को कि जब हम मिल बैठें, आपकी आरा दुरुस्त, आपके कहना दुरुस्त, लेकिन फैसला हमें करने दीजिए। बिल्कुल सर, फैसला तो आपने ही करना है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन दीजिए, ये हमें मौका दीजिए कि हमने कब इस्तीफे देने हैं, कब हमने एहतजाज करना है, कब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कब हमने जलसा जुलूस निकालना है। एक चीज़ जो बहुत बुनियादी है, शायद लोग उसे और तरह से इंटरप्रेट करें, और मैं बतौर सियासी तालिब इल्म कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला रहमत फरमाए उन पे और उनके दर्जात बुलंद करे, और भी जितने लोग वो सियासत से हैं या किसी और से जिन्होंने इस मुल्क में कोई भी किरदार अदा किया है, इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा ने जब ये देखा कि हमें इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के ख़िलाफ़
और उसके बाद ये तय हुआ कि हमने कुछ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे रहना है बतौर सियासी जमातों के, और फिर हमें बहुत सारे ताने भी दिए गए, कल भी दिए जाते रहे। सही, आप भले जो मर्जी कहें, कहते रहें, आपका एक नुक्ता नज़र है। और उसके बाद कम अज़ कम इस मुल्क को, मुझे बतौर सियासी तालिब इल्म और सियासी कारकुन, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की बनाई हुई चुनी हुई काफ लीग की हुकूमत थी, जिसमें शुजात साहब, शौकत अजीज़ साहब, जमाली साहब वज़ीर आज़म रहे, 5 साल पूरे किए, इसका क्रेडिट आप मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दीजिए। सही, असेंबली की मुद्दत 5 साल पूरी करना, ये मेरा बतौर वोटर राइट है कि मैं जिसे हक देता हूँ, भेजता हूँ वोट देके, वो 5 साल पूरे करे, वहाँ रहे, अपनी कारकर्दगी दिखाए। बिल्कुल सही है। फिर अगले टेन्योर में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हम मिले भी, अलहदा भी हुए, और किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बने कि जो हुकूमत और असेंबलियां तोड़ने और गिराने के लिए हो। सर, वजीर आजम को गिराने के लिए तो मियां नवाज शरीफ की से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मेमो गेट स्कैंडल के मामले पे, गिलानी साहब को हटाने के लिए। वजीर आजम को गिराने के लिए नहीं, वजीर आजम को गिराने के लिए नहीं, वजीर आजम को गिलाने के लिए नहीं, जिस इशू पे गए थे वो उस इशू पे गए थे। और आइंदा भी बहुत सारे मुकदमात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें पार्टीज़ को आपस में इख्तलाफ होगा। ऐसा नहीं है कि कल अगर हम एक चीज़ पे इकट्ठे हुए हैं तो आइंदा हम किसी गलत चीज़ को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, कतई नहीं। जिन नुकात पे इकट्ठे हुए हैं उन पे हम इकट्ठे हैं, उनके अलावा हमारी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में भी चलें, वज़ीर आज़म को नहीं पूरे करने दिए गए 5 साल, लेकिन कम अज़ कम असेंबली ने 5 साल पूरे किए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तब भी, और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार 2013 में संभाला था तब भी, तब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुखातिब किया और उनके घर गए, और तमाम सियासी रहनुमाओं के ज़रूरत क्या थी, एक सियासी लीडर, एक सियासतदान जनरल मुशर्रफ की झोली को फैला कर गया। सुन लीजिए भाई, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। वो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब गए कि मेरे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम चाहिए। फिर जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो तब अपोजिशन लीडर ने भी कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि जनाब इमरान खान आगे बढ़िए, काम कीजिए, और जिन चीज़ों को में आप चाहते हैं कि कौम इकट्ठी हो, पार्लियामान के अंदर नुमाइंदे हैं कौम के, इनको साथ लेके चलिए, बैठिए और बात कीजिए, हमारे ऊपर केस बनाइए, हमें नैब में तलब कीजिए, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तलब कीजिए, कोई उसके ऊपर ऐसी बात नहीं। लेकिन जो करने का काम है कौमी असम्बली का वो तो कीजिए। लेकिन इमरान खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को वो बात भी पसंद ना आई। सही, चले मैं फिर मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से बात कर लें। आपसे सर बैक टू बैक सवाल भी हो गए। आफ्ताब जहांगीर साहब, अपोजिशन की कल एपीसी तो बहुत तगड़ी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम जमातें, तमाम कायदीन बड़े ज़बरदस्त और एग्रेसिवली हुकूमत के खिलाफ उठे हैं, तो फिर अब आपकी हुकूमत क्या करेगी? अब तमाम अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ हैं, तो अब मान लीजिए उनकी बात मुस्ताफ़ी हो जाएगी, वो कह रहे हैं सिलेक्टेड हुकूमत को वो घर भेजेंगे। 17 साल की उम्र से मैं सियासत के अंदर हूँ और मैंने यहाँ पर देखा, मैंने वो तहरीकें भी देखी, 9 सितारों की भी देखी, MRD की भी देखी, ARD की भी देखी, और कल मैंने एक नया अलायंस देखा, पाकिस्तान डिज़ास्टर मूवमेंट का। मैंने एक अलायंस, सर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम बदल रहे हैं के अंदर। अच्छा, वो तो मैं इनका जो इरादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ये पता नहीं मूवमेंट्स कितनी दफ़ा बनती रही हैं, क्या कुछ होता रहा है, ये सब चीज़ें आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी कल ही की जो इनकी APC है उसके अंदर आप ये देखें, एक शख्स जो कि मुल्क से भागा हुआ है, जिसको अदालतें बुला रही हैं, आज भी आपको पता है कि हाई कमीशन ने उनके वारंट्स उनको दिए, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ईमेल के ज़रिए भेजे गए हैं। कल अदालत ने, वही अदालतें जब इनके हक़ में फ़ैसला देती हैं तो ये बाहर मिठाइयाँ बांटते हैं, खुश होते हैं, और वही अदालतें जिसका चीफ़ जस्टिस, मुझे कंडम ना लगे, लेकिन वही अदालतें जब वो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले, जज बनने से पहले तहरीकों का हिस्सा रहा क्या करते थे, उस वक्त वो वकला रहनुमा थे। जब वो बुलाते हैं इनको तो ये वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, उन पर एतमाद नहीं है। कल ही इनके एक लीडर ने कहा कि जी ये इदारों की है। कल उन्होंने अपना खुद एक्सेप्ट किया कि जितनी भी इलेक्शंस होते हैं वो पहले से तैयारशुदा होते हैं। इसी तरह 2013 का इलेक्शन था जिसके अंदर उस वक्त के सारे अपोजिशन लीडर बेशमूल मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई साहब और पीपल्स पार्टी सब ने खड़े होकर असम्बली के अंदर कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा धांधलीशुदा इलेक्शन है। लेकिन जब उन सबको उनका बराबर का हिस्सा मिल गया
तो वो खुश हो गए। इसी तरह उसके बाद जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बेनज़ीर साहिबा के साथ वे नवाज शरीफ ने, लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हुआ कि पिछले इलेक्शन में ये कहा गया, वो क्लिप्स भी आप लोग सोशल मीडिया में देखते हैं जो चलते हैं, एक तरफ नवाज शरीफ की तकरीरें, एक तरफ बिलावल की तकरीरें, एक तरफ जरदारी की तकरीरें, किसी को वो पेट फाड़ते हैं, किसी को वो रोडों पे घसीटते हैं, उनको चीटर कहते हैं, उनको मुल्क का सबसे बड़ा लूट मार का गैंग का सरबराह कहते हैं। वो तो आपसी उनके इख्तिलाफ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो जमहूरियत बचाने के लिए इस वक्त हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप सुन लें, इनकी मैंने जाफर भाई की बात पूरी सुनी है, मुझे भी मौका दे दें। जी जी। तो ये सब कुछ होने के बावजूद कल इन्होंने कहा कि जी एक का एजेंडा ये एक 18वीं तरमीम। मैं 18वीं तरमीम को कहता हूं कि उसको रिविजिट करना चाहिए बहैसियत शहरी कराची, बहैसियत नुमाइंदा कराची। मैं ये समझता हूं कि 18वीं तरमीम की रिविजिट होना चाहिए। 18वीं तरमीम से कराची की आवाम को, शहरी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उसके स्कूल, सरकारी स्कूल बेहतर हुए, ना उसका तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ, ना उनका सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ। जो अभी आपने पिछले में 15-20 दिन पहले जो शहर कराची का हाल देखा, ये इस 18वीं तरमीम की वजह से है। ना यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हुआ, कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई। तो 18वीं तरमीम को रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो 18वीं तरमीम को वो इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है उसके ज़रिए हुकूमत करना चाहते हैं। इनका मसला ये है कि ये अदारों से लड़ना चाहते हैं, और दूसरे भाई का मसला ये है कि वो अदारों पर हाथ रखना चाहते हैं ताकि बैलेंस हो के जी वो तो नवाज शरीफ का ये वर्जन है कि वो अदारों से लड़ें, है मेरा वर्जन ये नहीं है। और मौलाना का मसला ये है कि मौलाना को असेंबली के अंदर जगह नहीं मिली, मौलाना को कश्मीर कमेटी नहीं मिली मौलाना को। और बाकी मुझे पता है चकजई साहब का क्या स्टेक है, मुझे पता है आफ्ताब शेरपाव का क्या स्टेक है, मुझे पता है अवैस नौरानी का क्या स्टेक है। वो ये है कि उन्हें ज़िंदा रहना है, उन्हें कई महफिलों में बैठना है, उन्होंने चाय पानी खाना खाना है, क्योंकि वो अगर और क्या सकते हैं। आप आवाम के अंदर आएँ, आप कराची के अंदर आएँ, आप अपने पेशावर में जाएँ, कोयटा में जाएँ, लोगों के अंदर जाएँ, अपने आप को मोबिलाइज़ करें, अपने लिए 2-4 सीटें जीतने की सलाहियत पैदा करें। तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि ये कराची की नुमाइंदगी करते हैं, ये आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये 11 पार्टियों का कल बताया गया कि ये कभी 9 सितारे बनते हैं, अब 11 सितारे बन गए। तो ये इससे कुछ नहीं होगा। होना ये चाहिए, इसका हल ये है कि जैसे अभी खुद जाफर भाई ने कहा कि जी आवाम को फैसला करने देना चाहिए। जब 2023 का इलेक्शन हो, हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनके पास जाएं, ये हमारी नाकामियों की बुनियाद पर उनके पास जाएं। आवाम फैसला करेगी कि हम नाकाम हुए या कामयाब हुए। आवाम ने अगर दोबारा, लेकिन सर अभी 2023 तक का वक्त ऑपोजिशन नहीं देगी आपको। 2023 तो बहुत दूर है, अभी तो 2020 है और ये तो ऐसे ही चलेगा सर, ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा। सर ये ऐसे ही चलेगा। आपने फिल्म देखी है कभी? फिल्म देखी है, एंड में जीतता कौन है? एंड में सबको पता होता है कि एंड में होना क्या कि हीरो ही बारात लेके जाता है। आप ये चलता रहेगा। लेकिन सर आजकल मूवियां भी बहुत फिल्में आजकल तब्दील हो गई हैं। दमादम मस्त कलंदर फिल्में आजकल पे बैठ के मस्त कलंदर भी हो गई हैं। उन फिल्मों में कुछ और भी एंडिंग हो जाता है। दमादम मस्त कलंदर करेंगे। चलें दमादम मस्त कलंदर पे बात कर लेते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, तमाम जमातें इकट्ठी हैं और एपीसी तो बड़ी जबरदस्त किस्म की कल पावर शो था, लेकिन इस पावर शो को आगे रिफ्लेक्ट होना है किसी नतीजे की जानिब, तो वो नतीजा क्या और कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और देखिए नतीजा तो रोड मैप के मुख्तलिफ मराहिल हैं, उनको अबूर करने के बाद नतीजा बिल्कुल आपके सामने आएगा। और नतीजे कभी प्रिडिक्ट नहीं किए जाते। जब आप एक मैदान में उतरते हैं तो जाहिर है हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ जो हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए वो सारे मुकम्मल हों और अचीव हों। और तो हैदर साहब नतीजे से पहले जो सफ़र है, उस सफ़र क्या इस हुकूमत के खात्मे का है कि 2021 इस हुकूमत के खात्मे का साल हो? तो यकीनन इस मुल्क के तमाम जो अजाब और मसाइल हैं उनका एक एसन सलूशन ये है कि डेमोक्रेटिक निज़ाम चलता रहे लेकिन इस हुकूमत का खात्मा हो। लेकिन अगर इस हुकूमत ने हरदर्मी की और मामलात इस नहज पर पहुंच गए तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम आम इंतखाबात जो हैं मिड टर्म इलेक्शंस में हमें जाना पड़ेगा। ख्वाह पाकिस्तान उसका उस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, ये तो एट द पॉइंट आप देखेंगे। लेकिन
मैं अभी जिस मौसूफ साहब गालिबन आफ्ताब जहांगीर साहब थे, जी जी। उन को मैं सुन रहा था और वो बहुत चीख चीख कर पुकार रहे थे कि 18वीं तरमीम को रिविजिट होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उनको इस बात का इल्म या इदराक भी है कि 18वीं तरमीम रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और 73 के आइन को अपनी असल रूह में बहाल करती है। तो अगर ये 73 के आइन के खिलाफ थे और इनको 18वीं तरमीम से मसला था या इतनी तकलीफ थी, तो पीटीआई अपने 2018 के मंशूर में पीटीआई ने ये क्यों नहीं लिखा कि हम 18वीं तरमीम और 73 के आइन में आइनी तरामीम करेंगे और हम एनएफसी अवार्ड को भी नहीं मानते। उस वक्त तो गला फाड़ फाड़ के खान साहब कह रहे थे कि सूबों को मजीद हकूक मिलने चाहिए, पाकिस्तान में मजीद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो कल और आज में इनका जो है मौकफ में जो यू टर्न है, सर वो तो कराची को लेकर ये कहते हैं हैदर भाई। नहीं, कराची की बात मैं करता हूँ। हाँ। ना अब मौसूफ खुद अगर लाइन पर मौजूद हैं जी जी, तो ये बता दें एक बात और भी कि 2018 में सिंध एंटी करप्शन में इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई रबिस्तान खान की तरफ से, जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है तहसर टाउन कराची में। तो खुद तो ये कब्जा माफिया और उसकी अक्कासी करते हैं। इनका अपना जो किरदार है ये खुद अंडर इंक्वायरी है। ये कहाँ से कराची के रिप्रेजेंटेटिव हैं?